अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन यूजिंग द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा देखो, हम बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना था पॉपुलेशन मीन के लिए। और पॉपुलेशन मीन जो है उसका पैरामीटर था हमारे पास म्यू। क्लियर है? अच्छा, तो इससे पहले हमने दो फार्मूले पढ़े थे। हमने यूज किया था x बार प्लस माइनस z अल्फा ओवर 2 और मल्टीप्लाई में था सिग्मा ओवर अंडर रूट n। ठीक है, एक हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था और दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा था x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 इंटू एस ओवर अंडर रूट n था। इसमें हमने कंडीशन ये बताई थी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो नाउन होगा। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है उसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन था, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन था, और साथ में जो रैंडम सैंपल था वो ग्रेटर देन 30 था। ठीक हो गया। अब अगर देखो जब ये दो कंडीशंस थी तो हम Z टेस्ट यूज करते थे, मतलब ये वाले दो फार्मूले यूज करते हैं जिसको हम Z टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर है? और ये बेसिकली ये जो Z होता है ना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है। क्लियर है? अच्छा, अब आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ये जो सेकंड फार्मूला है जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, लेकिन हमने बात की थी कि जब हमारे पास सिचुएशन इस तरह से आ जाए कि n जो है वो लेस देन 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर z की बजाय हम t यूज करते हैं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर हम क्या करते हैं कि जब रैंडम सैंपल लेस देन 30 हो तो फिर हम ये टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब ये जो z डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें यहाँ पे था z अल्फा ओवर 2। ठीक है, और इसके साथ एक और भी टर्म हम लगाते हैं जिसका नाम है v, और इस v को हम कहते हैं कि ये जो v है ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? और इसकी वैल्यू हमें कहां से मिलती है, तो ये हमारे पास बराबर होता है n-1 से। n क्या चीज है? n हमारे पास रैंडम सैंपल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, और उसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं तो इस v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसकी वैल्यू फिर हम देखते हैं टेबल से। जैसे z अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम देखते थे टेबल से, इसी तरह t अल्फा बाई 2 और v की वैल्यू हम देखेंगे टेबल से। ठीक है, बाकी उसी तरह मीन भी उसी तरह, स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसी तरह और n भी उसी तरह क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें मेंशन होगी। अगर मेंशन नहीं होगी तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें पता है x बार किस तरह से कैलकुलेट होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो वो सारी कैलकुलेशन हम खुद कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने टी का टेबल इसके लिए देखना है। पहला जो टेस्ट था उसमें हम नॉर्मल का टेबल देखते थे और अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टी का टेबल देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है कि the masses are in grams of 13 ball bearings seen at random from a batch are 21.4, 23.1, 25.9, और यहाँ तक हमारे पास ये रैंडम सैंपल्स गिवन है जो कि
मास है किस चीज की, कोई बॉल बेयरिंग्स हमें गिवन है, ठीक है, और उनके हमने मैसेज लिए हैं। और वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मास ऑफ द पॉपुलेशन सपोज नॉर्मल फ्रॉम विच दीज मैसेज वर ड्रॉन, ठीक है। देखो पहले भी मैंने बताया था कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मलिटी की एक एजम्पशन होती है, तो मतलब जो डेटा हमें गिवन है वो डेटा नॉर्मल डेटा है, और नॉर्मल का मैंने आपको बताया था कि डेटा का मीन मीडियन मोड जो है वो बराबर होगा, ठीक है, या वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि पहले तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या चीज रिक्वायर्ड है। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है, और किसके लिए फाइंड करना है, तो फॉर द मीन, इसका मतलब ये है म्यू के लिए फाइंड करना है, ठीक है, मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब हम अगर कंडीशन देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें मीन गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चनों में इस बार गिवन होता था, ठीक है, और ना हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको यूज करेंगे। किस तरह से, देखो पहली कंडीशन तो देखते हैं कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, सॉरी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमें गिवन हो। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन नहीं है तो हम सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इन वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें n जो है वो लेस देन 30 होगा, तो अगर रैंडम सैंपल जो है वो 30 से कम हो तो फिर भी हम क्या करते हैं कि टी टेस्ट लगाते हैं। तो इसको अगर हम काउंट करें इन सारे नंबर्स को तो ये हमारे पास 13 नंबर्स है जो कि लेस देन 30 है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, ठीक है। किस तरह से यूज करते हैं इसको चेक कर लेते हैं। देखो सोल्यूशन में हम देखते हैं द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मास ऑफ द पॉपुलेशन म्यू इज गिवन बाय द फार्मूला दिस, जो हमने ये वाला फार्मूला लिखा है, ठीक हो गया, x बार t प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 और साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम v जो कि हमारे पास n-1 के बराबर होगा, और इनटू s ओवर अंडर रूट n, और s क्या है, s हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, और कंडीशन दूसरी क्या थी कि n जो है वो लेस देन 30 है। इसको बहरहाल फार्मूले के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे यूज होगा जहां पे रैंडम सैंपल लेस देन 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया, फार्मूले में जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 के बराबर है, क्लियर है। तो इसके बाद अच्छा, अब देखो चूंकि हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डेटा गिवन है तो डेटा से हमने क्या करना है कि मीन फाइंड करना है, ठीक है, मतलब जो हमें वैल्यूज गिवन है सबसे पहले हम उसका एक्स बार कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फार्मूले में हमें एक्स बार चाहिए। तो हमें पता है कि एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास बराबर होता है समीशन एक्स आई के, समीशन एक्स आई ओवर एन के, ठीक है। तो जब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो इन फार्मूले में क्या करना है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज है इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है, यानी कि 21.4 प्लस 23.1 प्लस 21.9 तक सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाई 13 करना है, जैसे हम मीन फाइंड करते हैं सिंपल। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24.21 जो कि यहाँ पे गिवन होगा सोल्यूशन में, ठीक है। ये हमारे पास एक्स बार की
वैल्यू आ गई 24.21 एंड एस लिखा है एस इज इक्वल टू 1.77, यानी कि जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है। देखो एन जो है ये है सम ऑफ एक्स, जब सारी वैल्यूज को प्लस करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, इसको डिवाइड बाई 13 करोगे तो ये आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो ये लिखा है। और वेरिएंस इसका 3.12 है, और इस वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी 1.77। और आप लोगों को पता है कि जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर। ये आप लोगों ने पहला जो स्टेट 1 था, स्टेट 1 में आप लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, और डिनोमिनेटर में n-1 ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन n के साथ भी कर सकते हो और n-1 के साथ भी कर सकते हो। मोस्टली जब हम सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हम n-1 के साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? एक्स आई जो है ये आपके पास वही ऑब्जर्वेशन है, उसको कॉलम में लिखो, ठीक है। अगर ये आपको पता नहीं चल रहा तो उसके लिए आप जो पिछले जो लेक्चर्स अपलोडेड है उसके अंदर है सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन और जो वेरिएंसेस के सारे स्टेप्स गिवन हैं। सबसे पहले एक्स आई की वैल्यूज लिखो, ठीक है, फिर हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लो। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको कुछ एक दो वैल्यूज लिख के दे देता हूँ, यानी कि एक्स आई की जो वैल्यू है आप एज्यूम कर लो, मैं खुद से एक दो चार वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सिर्फ आपको बात क्लियर हो जाए। ये मैंने 4 वैल्यूज लिखी है यहाँ पे, तो ये आपके पास पहले कॉलम में 2, फिर 3, फिर उसके बाद 5 और 4, ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा, यानी कि अगला कॉलम जो होगा वो एक्स आई माइनस एक्स बार का होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इसका मीन फाइंड करो। हम यहाँ पे लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि मीन जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 बना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करना है। तो जब हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और अगला कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये होगा कि इस 1 का स्क्वायर लेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेंगे, लास्ट पे उसको सम करके तो इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो इसलिए इसको आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, तो ये आपके पास s की वैल्यू आ गई, तो ये सारी वैल्यूज उठा के अब फार्मूले में लगा दो। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि t की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ठीक हो गया। आप ये जो इसको पहले एक साइड पे लिख दो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा किसके बराबर होता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल के। अब ये जो 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमें बराबर है 95%। तो 95 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.95 आ जाएगा, ठीक है। और जब 0.95 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है। अब ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यू पुट की 0.025 सॉरी 0.05, और v क्या है, v हमारे पास है n-1,
यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये n माइनस 1 बराबर होगा, n है 13, 13 में से 1 को माइनस करें, ये आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 v की जगह पे। अब देखो, अब हमने 0.025 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो आंसर इसका आ गया, यानी कि 0.05 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 0.025। अब हमने इसको कॉलम में, इसको टेबल में देखना है इन वैल्यूज को। ठीक है, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि आपके जो ये वाली वैल्यू है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखी है v की वैल्यू, ठीक है, ये आपने देखनी है इस फर्स्ट कॉलम में, जो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 12, और ये जो रो है इसमें आपने देखना है 0.025 को, तो ये आपके पास 0.025 है। इसमें नीचे आते जाएं, कहाँ तक, 12 तक, तो जब हम 12 तक आ गए तो इसका आंसर आ गया 2.17881। तो ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू लगाई, लास्ट की वैल्यू हमने राउंड अप करके तो उसको 9 लिख दिया। तो ये x बार की वैल्यू है प्लस माइनस दिस वैल्यू, आपके पास ये स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, और ये 13 है। इसको एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस करो, तो आपके पास ये वाला इंटरवल बन गया, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक है, तो hence the 95% confidence interval for the mean mass of the ball bearings calculated from the given sample is this। क्लियर है? अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है, इसको फिर आप लोग खुद ट्राई कर लेना, सेम यही क्वेश्चन है। A random sample of 10 boys had the given IQs 70, 120 up to 98, 10 सैंपल्स है। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो ना, पॉपुलेशन वेरिएंस का जिक्र है ना सैंपल वेरिएंस का जिक्र है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और दूसरी बात के जो रैंडम सैंपल्स है वो लेस देन 30 है, 30 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोगों ने इसके लिए फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह इसका एक्स बार फाइंड करो, सारी वैल्यूज प्लस करके डिवाइड बाई 10, फिर इसका सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो फार्मूला लगा के, और टी अल्फा बाई 2 और v की वैल्यू फाइंड करो, जो टेबुलेटेड वैल्यू है जैसे पिछले क्वेश्चन का था। ठीक है, इसमें v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि v क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है? अच्छा, तो इसको बहरहाल आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक है, और देखो, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना, क्वेश्चन में या तो आपको इस तरह से वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है, या आपको जो है वो सेंटेंस ऐसा होगा कि वहां पे आपको पता चलेगा कि एक तो रैंडम सैंपल जो है वो लेस देन 30 है, और दूसरा जो बात की गई है वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यहाँ पे टी टेस्ट लगेगा या जी टेस्ट लगेगा। दोबारा बता देता हूँ, ये वाला जो फार्मूला है ना, यानी कि आपके पास 3 फार्मूले आ गए। आपको ये सारा कंक्लूजन बता देता हूँ अभी लेक्चर्स का, ताकि आप लोगों को बात और भी क्लियर हो जाए। इसमें मैं लिख देता हूँ z, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको भी z लिख देता हूँ, और ये जो है आपके पास z आ जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसमें कंडीशन लगाते हैं कि n जो है ये ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, और इसके साथ कंडीशन लगाते हैं कि n जो है ये लेस देन 30 है। अब आप देखो, अब ये सारा कंक्लूजन आ गया आपके लिए कि
अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है तो फिर आपने जी टेस्ट लगाना है। इसमें आपने n को नहीं देखना कि n ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है, क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। दूसरी बात, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो फिर आपने सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना है, ठीक है। और n को देखना है कि n आपके पास ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। अगर वो n ग्रेटर देन 30 हुआ या इक्वल टू 30 हुआ तो आपने उसी तरह यही सेम जी टेस्ट का फार्मूला लगाना है विद द नोटेशन ऑफ s, ठीक है। और अगर रैंडम सैंपल जो है वो लेस देन 30 हुए तो लेस देन 30 में फिर आपने ये वाला t का फार्मूला लगाना है। बस ये आपका सारा कंक्लूजन था, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे अगर मुझे मिले, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज टी टेस्ट का और जी टेस्ट का यही कंसेप्ट है, तो वो फिर आप लोग उसके मुताबिक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पे मैं जी का फार्मूला लगाऊं या यहाँ पे मैं टी का फार्मूला लगाऊं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपने डिसाइड करना है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोग को भेज भी दिए। अच्छा, खैर बहरहाल इसको आप लोग देखें और फिर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।